टूनी सुंदरवन के जंगल में भीख मांगती थी। उसके माँ बाप भी भीख ही मांगते थे। टूनी की माँ को एक गंभीर बीमारी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। उसके बाद टूनी के पिता ने ही उसे पाला पोसा। एक दिन की बात है। टूनी बेटी चल, आज हम रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने चलते हैं। वहाँ यात्री ज्यादा आते हैं, वहाँ कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है पापा, चलिए। टूनी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। वह रेलवे की पटरी पार ही कर रहे थे कि तभी कालू का पैर पटरी के बीच में फंस जाता है। बेटे टूनी, मेरा पैर फंस गया और यह निकल नहीं रहा। तू जल्दी से यहाँ से चली जा, ट्रेन बस आने ही वाली है। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। मान मेरी बात और भाग यहाँ से। टूनी कालू की एक नहीं सुनती और उसके पैर निकलने में मदद करती है कि तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है। कालू ट्रेन को आता देख टूनी को धक्का दे देता है। बाबा, ये क्या हो गया? आपका पैर? कालू का पैर ट्रेन से कट जाता है और वह विकलांग हो जाता है। टूनी अपने पिता की यह हालत देखकर बहुत दुखी होती है। बेटा चल, आज हम माता रानी के मंदिर के बाहर ही भीख मांग लेते हैं। ठीक है बाबा, पर आप मंदिर तक तो चल लेंगे ना? हाँ बेटी, मैं चल लूंगा। वे मंदिर के बाहर जाकर भीख मांगने लगते हैं। तभी एक घमंडी कबूतरी आकर उन्हें मंदिर के आगे से हटा देती है। चलो भागो यहाँ से, मंदिर के आगे ये क्या जमावड़ा लगा रखा है? मैडम, हम भिखारी हैं और मंदिर के बाहर खड़े होकर भीख मांगते हैं। इसी से हमारा घर चलता है और हमें रोटी मिलती है। पर आज से तुम लोग यहाँ नहीं खड़े होगे। मंदिर के आगे अपना एक गंदा धंधा चला रखा है तुम लोगों ने। अरे मेहनत करके कमाओ ना, भीख मांगते हो। हम भीख शौक से नहीं मांगते मैडम, बस मजबूरी के कारण मांगना पड़ता है। चल बेटी, हम यहाँ से चलते हैं। कुछ दिनों तक उन लोगों को भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि मंदिर के आगे भीख मांगना तो उस कबूतरी ने मना करवा दिया था। टूनी से अपने पिता की ये हालत देखी नहीं जाती और वह मंदिर में जाती है। मेम साहब, आप क्या कह रही थी? हम मेहनत की खाया करें? तो ठीक है, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। मुझे काम दो, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें काम दिलवाती हूँ, चलो मेरे साथ। वह कबूतरी टूनी को लेकर कई लोगों के पास जाती है, पर कोई भी टूनी को भिखारी होने के कारण काम नहीं देता। चल भाग यहाँ से, हमारे पास तुझ भिखारी के लिए कोई काम नहीं। देखा मैडम, आप कहती हो ना मेहनत का खाया करो। आप जैसे लोग हमें मेहनत का काम देंगे तो हम मेहनत करेंगे ना, पर जब काम ही नहीं मिलेगा तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं समझ गई कि तुम लोग शौक से भीख नहीं मांगते, मजबूरी के चलते मांगते हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें काम दिलवा कर रहूंगी। लूसी कबूतरी टूनी को मंदिर में रख रखाव का काम दिलवा देती है और टूनी उसे बड़ी लगन से करती है। काम मिलने से टूनी अब अपने पिता की मदद भी कर पाती। फिर एक दिन मंदिर में एक सोनू नाम का कबूतर आता है। लूसी, यह जो मंदिर में काम कर रही है ये कौन है? सोनू भाई, इसका नाम टूनी है, मंदिर में रख रखाव का काम करती है। लूसी, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मेरी बात करवा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। लूसी सोनू और टूनी की बात करवाती है। टूनी उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ टूनी। मेरी संस्था तुम जैसे गरीब बच्चों की मदद करती है ताकि तुम कुछ बन सको और अपने पैरों पर खड़ी हो सको। सच में आप मेरी मदद करेंगे? हाँ टूनी, अब तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा हम खुद उठाएंगे, बस तुम्हें पढ़ना है। टूनी पढ़ने के लिए राजी हो जाती है और यह सारी बात अपने पिता को बताती है। बेटी, यह तो बहुत अच्छा अवसर है, अगर तू पढ़ लिख जाएगी तो तुझे यह सब काम नहीं करना पड़ेगा। टूनी अब दिल लगाकर पढ़ती है, बस अब वह अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही लगा देती है और ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। टूनी अब पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाती है और अपने घर आती है। उसे डॉक्टर के लिबास में देखकर कालू से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। बाबा देखो, मैं डॉक्टर बन गई, अब मैं आपका इलाज खुद कर सकती हूँ, आप फिर से चल पाएंगे बाबा। बेटी, तेरी मेहनत रंग लाई, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। आज एक भिखारी की बेटी एक डॉक्टर बन गई, यह कोई करिश्मे से कम नहीं, सब माता रानी की कृपा है। हाँ बाबा, माता रानी की वजह से ये सब हो पाया है, वो नहीं होती तो आज इस चिड़िया भिखारन की किस्मत कभी नहीं खुल पाती और मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाती। एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी सास और ननद के साथ रहती थी। टूनी का पति सोनू शहर में काम करता था और टूनी की अभी नई नई शादी हुई थी। उसे अपनी ननद और सास के बर्ताव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। ऐसे ही एक दिन टूनी के घर के बाहर
एक भिखारी कबूतर आ गया जो बहुत ही भूखा था और रोटी के लिए आवाज लगा रहा था। है कोई घर में माई? अगर कोई है तो एक रोटी खाने को दे दो, 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं। उसकी आवाज सुनकर टूनी बाहर आई और अपने साथ एक रोटी भी लेकर आई और वह रोटी उसने उस कबूतर को दे दी। ये लीजिए कबूतर जी, आप ये रोटी खा लीजिए। बेटा, भगवान तेरा भला करे, तेरे पति को लंबी उम्र दे। ऐसा कहकर वह भिखारी कबूतर रोटी खाने लगता है। तभी टूनी की ननद उसे रोटी देते हुए देख लेती है और टूनी से गुस्से में आकर कहती है, क्या किया आपने भाभी? मैंने क्या किया? हा, ज्यादा भोली ना बनो, तुमने उस भिखारी को रोटी नहीं दी? हाँ, तो क्या हुआ रूपा, उसे भूख लगी थी तो मैंने उसे एक रोटी लाकर दे दी। रोटी कोई पेट पर नहीं लगती, उसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तुम ये रोटी ऐसे ही फकीरों में बांटती फिर रही हो। पर रूपा, एक रोटी से क्या हो जाएगा? एक रोटी से मेरा पेट भर जाता। मैं कह देती हूँ, एक रोटी भी बर्बाद मत करना। ऐसा कहकर टूनी की ननद वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टूनी अपने कमरे में कूलर चलाकर बैठी थी कि तभी उसकी ननद आई और उसने कूलर का तार निकाल दिया और टूनी से कहा, अरे ओ महारानी, यहाँ क्या बैठी हुई है? चल बाहर चल, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। टूनी बाहर जाकर देखती है, बाहर कोई हवा नहीं चल रही बल्कि लू चल रही थी। रूपा, बाहर तो कोई हवा नहीं चल रही है। अरे तो क्या हुआ? तुम्हें पता है बिजली का बिल कितना आता है? इस बार तुम्हारे आ जाने से बिजली का बिल 500 रुपए आया है और हमें देखो, हम भी ऐसे बैठे हैं ना, फिर तुम्हें अंदर बैठने की क्या जरूरत है? पर रूपा, मुझसे इतनी गर्मी में बिना पंखे और बिना कूलर के नहीं रहा जाएगा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। देखो, रहना तो तुम्हें ऐसे ही पड़ेगा, अभी नई हो इसलिए दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। टूनी अपनी ननद के इस कंजूसीपन से बहुत परेशान थी। उसकी ननद उसे जबरन परेशान करती रहती थी, हर जगह रोक टोक करती। फिर एक दिन टूनी को अचानक से रसोई में काम करते हुए चक्कर आ गए। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया तो बताया कि टूनी गर्भवती है और उसे कुछ अच्छा खाने को बोला। फिर एक दिन टूनी ने अपनी ननद रूपा से उसके लिए कुछ बनाने को कहा। खुद ही बना लो ना, मुझे बहुत काम है। टूनी ने रसोई में देखा पर उसे खाने को कुछ नहीं मिला, बस आटा ही रखा हुआ था। फिर ये बात टूनी ने अपनी सास से कही। माँ जी, घर में तो कुछ खाने को नहीं है, तो क्या मैं बाजार चली जाऊँ? सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। बहू, सब्जी की क्या जरूरत है, ऐसे ही नमक के साथ रोटी खा लेना। पर माँ जी, बहुत दिनों से ऐसे ही नमक के साथ रोटी खा रहे हैं। हाँ, तो वही खाते हैं हम सब, तुम्हें भी उसकी आदत डालनी होगी, समझी? वैसे भी सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। टूनी बेचारी अपनी इस कंजूस घर में आकर फंस गई थी, जहाँ उसकी कोई कदर नहीं हो रही थी। हर बात पर उसे रोका टोका जाता था। खाने को नमक की रोटी के अलावा कुछ नहीं था। फिर एक दिन टूनी का पति सोनू घर आया। टूनी, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। जब से मैंने अपने बच्चे की आने की खुशी सुनी है, तब से मैंने तुमसे मिलने का सोच रखा था, पर क्या करूँ, काम के चलते आना ही नहीं हुआ। टूनी गुस्से में उससे बोलती है, देखो सोनू, मैं इस घर में नहीं रह सकती। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ और बहन इतनी बड़ी कंजूस हैं? बाहर जाती हूँ तो मुझे रिक्शा नहीं लेने देती, कहती है पैदल चलो। कुछ खाने का मन होता है तो वह खरीदने नहीं देती, और अगर मैं किसी गरीब को कोई खाना दे दूं, वो भी बचा हुआ, तो वे दोनों उस पर भी सर उठा लेती हैं। ऐसे में सोनू इस घर में नहीं रह पाऊंगी। टूनी, जानता हूँ माँ और रूपा थोड़ी कंजूस हैं, पर इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? अगर वो ऐसी है तो। मैं वो सब नहीं जानती, पर मैं इस हालात में यहाँ नहीं रह सकती। पता है, मैं गर्भवती होने के बावजूद वे मुझे पौष्टिक आहार नहीं देती। हर जगह पैसे बचाने की सोचती रहती हैं वे दोनों। टूनी जब ये बात अपने पति से कह रही थी तो कान लगाकर दरवाजे पर उसकी ये बात रूपा सुन रही थी, और उसने फटाफट ये बात अपनी माँ को जाकर बता दी। अच्छा, तो हमारे बेटे से हमारी चुगली कर रही है ये टूनी की बच्ची। अब तक इसने मेरा असली रूप देखा नहीं तो इसका ये हाल है। अब इसको हम दिखाएंगे कि असली कंजूसी होती क्या है। अगले ही दिन सोनू को ऑफिस से फोन आ गया कि काम पर वापस आना है, तो सोनू काम पर जाने के लिए निकल गया और जाते जाते उसने टूनी से कहा, टूनी, ये लो कुछ पैसे, इससे तुम अपने लिए कुछ अच्छे फल और सब्जी ले लेना, और इस हालत में जरा सी भी टेंशन मत लेना। इसके बाद सोनू वहाँ से चला गया और टूनी अपने काम में लग गई।
कि तभी गली में एक फल बेचने वाला आया। फल ले लो, ताजे ताजे फल। टूनी उसके पास गई। भैया जरा ये अनार और एक सेब 1-1 किलो तोल देना। ये लो बहन जी। उस फल वाले ने फल पन्नी में डाल दिए कि तभी टूनी की सास और ननद वहां आ गई और टूनी के हाथ से उन्होंने उसके पैसे छीन लिए। इसकी क्या जरूरत है, लाओ ये पैसे मुझे दे दो, और तू फल वाले निकल यहाँ से, आगे से यहाँ नजर मत आ जाना वरना अच्छा नहीं होगा। उन्होंने उस फल वाले को वहाँ से भगा दिया और टूनी के पैसे भी छीन लिए। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और टूनी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसे देखकर टूनी की सास और उसकी ननद अंदर ही अंदर जलने लगी। माँ, इस टूनी ने तो लड़की को जन्म दे दिया। पता है ना, लड़की बोझ होती है। पहले तो उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करो, फिर काफी सारा दहेज देकर उसे विदा कर दो, पूरा घर खाली करके चली जाती है। हाँ, कह तो तू सही रही है बेटी, यह लड़की जी का जंजाल होती है। पहले तो जिंदगी भर खून चूसती है और बड़े होने पर नहीं छोड़ती कुछ, सारा घर लूट कर ले जाती है। तो माँ, इस जी के जंजाल से मुक्ति पाने का एक तरीका है, क्यों ना इस चुड़ैल की बेटी को कहीं छोड़ाएं। इसके बाद वे दोनों माँ बेटी टूनी की बेटी को उठाकर दूर किसी जंगल में छोड़ आती हैं और अगली सुबह जब टूनी उठती है तो अपनी बच्ची को ढूंढती है, पर उसे उसकी बच्ची कहीं नहीं मिलती, जिस कारण टूनी बहुत टूट जाती है। ये बात सुनकर सोनू भी अपना काम छोड़कर घर पे आ जाता है। तुम दुखी ना हो टूनी, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। फिर कुछ महीने बाद टूनी फिर से गर्भवती हो गई, पर इस बार भी उसकी सास और उसकी ननद उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो टूनी के साथ वैसा ही बर्ताव करते रहे जैसा पहले करते थे। बेचारी टूनी की हालत और खराब हो गई। ए महारानी, क्या बिस्तर पर बड़ी आराम फरमा रही है, चल घर का काम कर। रूपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तेरे ये बहाने मैं सब जानती हूँ, काम ना करने के बहाने हैं। मैं कुछ नहीं जानती, चुपचाप जाकर काम कर। टूनी बेचारी इतनी खराब तबीयत में भी काम करती है। शरीर में बहुत कमजोरी आने के कारण उसे चक्कर आ जाते हैं और वह काम करते हुए नीचे गिर जाती है। सोनू जी, माफ कीजिएगा, आपकी पत्नी तो अभी खतरे से बाहर है, पर हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए और अब आपकी बीवी कभी माँ भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। शायद ये अच्छा खाना ना खाने की वजह से हुआ है। सोनू ये जानता था कि यह सब उसकी बहन रूपा के कारण हुआ है, इसीलिए उसने अपनी बहन को खूब सुनाया। रूपा, तेरे आज इस कंजूसपन की वजह से ये सब हुआ है। अब तो तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना। रूपा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सोनू से माफी मांगती है। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं आपसे ये वादा करती हूँ।